नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से पॉलिटी की एक नई क्लास आपको जो है देने जा रहे हैं। तो उसमें हमने कहा था कि पॉलिटी में हम लोग जो है पूरा सीरीज सिस्टम चलेंगे और पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो है समझेंगे किसके बारे में, जैसा कि हमने लिख रखा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में समझेंगे, किसके बारे में समझेंगे? मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए किसी भी देश में जो हमने पढ़ाया था कि पहला भाग क्या दिया होगा उसमें संघ और उसके राज्य, दूसरा क्या दिया नागरिक, और तीसरा क्या मौलिक अधिकार। तो हमें भी कुछ मौलिक अधिकार दिया। पहले में क्या है कि एक संघ राज्य क्षेत्र एक क्षेत्र है और उसमें नागरिक है, और नागरिकों के क्या दिए गए? मौलिक अधिकार दिए गए। कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिन अधिकारों से हमारा जो सर्वांगीण विकास हो सके। तो मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। समाज में जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार, एक चीज़ दिमाग में चलता है कि मौलिक अधिकार क्या ये सीमित हैं? जी बिल्कुल सीमित हैं, और सीमित भी हैं। साथ साथ यहाँ पे किसी भी देश के जो नागरिक हैं उस देश के संविधान के मोहताज हैं। मतलब मौलिक अधिकार अगर देखा जाए और मानव अधिकार देखा जाए तो मानव अधिकार एक व्यापक रूप है, जबकि मौलिक अधिकार एक संकीर्ण है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे किसी देश में जो मौलिक अधिकार हैं उससे बंधे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार क्या है? किसी देश की संविधान के मोहताज हैं। जो नागरिक हैं वहाँ के, वो किसी देश के मौलिक अधिकार क्या हैं? जो नागरिक हैं वो वहाँ के है ना संविधान के मौलिक अधिकार या संविधान के मोहताज हैं। लेकिन मानव अधिकार क्या? मानव अधिकार किसी से बंधे हुए नहीं है। जैसे एक पक्षी है, तो पक्षी को कोई वो थोड़ा है कि एक पशु है तो उसको कोई ऐसा तो पता नहीं कि मौलिक अधिकार क्या है यहाँ के देश के, तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उठ के जा सकता है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार ना एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि मानव अधिकार एक व्यापक रूप है। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है ना मेरा, तो भाग 3 में दिया गया। हमारा संविधान है तो हमने बताया था इसमें भाग कितने, टोटल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में जो तीसरा भाग है उसमें क्या दिया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिया है। क्या है? फंडामेंटल राइट दिया है। तो हमारा मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया हुआ है, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक दिया? 12 से 35 में जो हमारा अनुच्छेद है उसमें दिया हुआ। तो आपको याद रखना मौलिक अधिकार किसमें है? 12 से 35 में दिया हुआ है, भाग 3 में है। ठीक। दूसरी बात, सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार। मतलब इसका क्या है कि भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार, मतलब ये है कि भारत का जो मौलिक अधिकार उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा देगी। देखिए समझिए इसको कि मैग्ना कार्टा क्या है। देखिए हुआ क्या था कि पूरी दुनिया में सबसे पहले देखिए तो ये व्यवस्था डेवलप हुई थी 1215 ईस्वी में। कहाँ? ब्रिटेन में। वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मेजर। तो जॉन मेजर ने वहाँ के किसानों को कुछ पत्र, कुछ लिखित अधिकार दिए थे वहाँ के किसानों को या मजदूरों को। तो वहीं से ये मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर यही जो मौलिक अधिकार हैं, तो आप अगर देखेंगे जो मौलिक अधिकार हैं ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने से वहाँ की संसद सबसे पावरफुल है। क्या है सबसे पावरफुल? वहाँ की संसद है। तो संसद क्या कर सकता है? किसी भी कानून को निरसित कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या नया बना सकता है, निर्बंधन लगा सकता है, कुछ भी बदलाव कर सकता है। तो उसके पास राइट है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है, जो हमने आज मौलिक अधिकार अपनाया है, ये मैंने यूएसए से अपनाया। कहाँ से अपनाया? यूएसए। तो ये जो मौलिक अधिकार था, तो यूएसए ने क्या काम किया कि जब इसको अपनाया होगा तो यूएसए ने इसको थोड़ा जटिल बना रखा। मतलब जटिल कहने का मतलब है कि देखा जाए तो वहाँ पे जो न्यायपालिका है अमेरिका की, जो अमेरिका की न्यायपालिका है, तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसने क्या कर रखा है कि मौलिक अधिकारों को बहुत ज़्यादा संरक्षित कर रखा है। लेकिन अगर ब्रिटेन में देखें तो मौलिक अधिकार कुछ ऐसा है नहीं वहाँ संरक्षित हो, क्योंकि हमने कहा ना वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या करती? किसी भी है ना कानून को बना सकती, हटा सकती, निरसित कर सकती। तो इस पूरा राइट्स एक सर्वा राइट है, जो मोनोपोली एक तरीके से वो किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर के द्वारा ये किसानों को दिया गया था, आपको पता हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जब अमेरिका ने अपनाया होगा तो अमेरिका ने क्या काम किया, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका बहुत जटिल है, तो मौलिक अधिकारों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है कि वहाँ पे जो है
कांग्रेस जो है वहाँ की संसद है अमेरिका की, उसको इतना पावरफुल नहीं दिया गया, इतना पावर नहीं बनाया गया कि वो मौलिक अधिकारों का जो है हनन कर सके या दोहन कर सके या उनका दुरुपयोग कर सके, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं। तो सारा का सारा वहाँ किसको संरक्षण दे दिया गया? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने क्या किया? वहाँ मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन दे दिया। इसीलिए हमने एक तरीके से कहा जाता है कि इसीलिए हमने ये बीच की कड़ी, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के बीच कड़ी अपनाया एक तरीके से, क्योंकि हमने कुछ राइट्स संसद को दे दिया है और बहुत सारे राइट हमने किसको दिया? न्यायपालिका को अपने यहाँ दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे न्यायपालिका अगर देखें तो न्यायपालिका जो भारत की है वो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन कर रहा है। तो न्यायपालिका किसे है? संविधान से, क्योंकि जब हमारा संविधान बनाया गया होगा तो इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत ही अलग तरीके से इसको प्रोटेक्शन किया गया। और वो प्रोटेक्शन अगर देखें तो आपको साफ नजर आएगा किसमें? अनुच्छेद 13 में नजर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है हमारा, ठीक है ना। जब भी कोई मेरा मूल ढांचा है या मौलिक अधिकार इस तरीके से किसी चीज़ को अगर है ना ब्रेक डाउन करता है मेरा संसद या पार्लियामेंट, विधानमंडल, तो इसके लिए संरक्षण दिया है किसने? हमारे संविधान ने, वो भी अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 13 में बहुत बखूबी इसको आधार बनाया गया, किसको? हमारा जो मौलिक ढांचा है या मूल ढांचे को ब्रेक डाउन संसद नहीं कर सकती, तो उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है अनुच्छेद 13। तो इसका एक आधार बनाया गया, क्योंकि कहीं भी संविधान में अगर देखेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के बारे में वर्णन नहीं, केवल इसका आधार क्या बनाया गया? अनुच्छेद 13 बनाया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रोटेक्शन कर रहा है पूरी तरीके से। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे मेरा भारत का मैग्ना कार्टा आप समझ गए संज्ञा क्यों दी गई मौलिक अधिकारों को। तो इसका हमने सीधा से समझा कि जो है हमारे यहाँ है ना नागरिकों को, यहाँ कुछ नागरिकों को कुछ ऐसे राइट्स गारंटी दी गई कि उनके ऊपर जो है संसद या पार्लियामेंट या कोई भी राज्य की संस्था, मतलब राज्य मतलब यहाँ क्या है? कोई भी संस्था, राज्य मतलब भारत नहीं, राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं है, राज्य मतलब कोई भी संस्था, चाहे वो न्यायिक, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, सारी की सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी को यहाँ पे राइट नहीं दिया गया कि वो यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर सके, ठीक है ना। कुछ निर्बंधन लगा सकती है या कुछ निलंबित कर सकती है, उसको देखेंगे आगे, हम समझेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी बात करते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार की मांग। देखिए इतिहास में अगर इसकी नज़र डालें, हमने क्या कहा, इतिहास पे अगर इसकी नज़र डालें तो इतिहास में अगर देखें तो मौलिक अधिकार के बारे में सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम मांग कहाँ हुई? तो आप जानते हैं स्वराज विधेयक। देखिए स्वराज विधेयक जो लाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में, तो 1895 जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्वराज विधेयक लाया गया था उसमें मांग की गई स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर रहूँगा। मतलब मेरे यहाँ स्वराज विधेयक का मतलब है कि जो हम भारत के लोग हैं और यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पैर फंसा रखे थे, तो यहाँ पे जो मांग करी बाल गंगाधर की मेरे ही देश के कानून, मेरे ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, ना कि विदेशी, ठीक है ना। आपको कि इंडिया एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो इस तरीके से इस चीज़ का विरोध किया गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया भारत में। और जहाँ तक बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता रहे जो गरम दल के नेता रहे, जिन्होंने बहुत ज़ोर शोर से काफ़ी आंदोलन चलाए महाराष्ट्र में वगैरह, देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 1895 में क्या है? मौलिक अधिकार की अगर पहली अगर यहाँ पे देखा जाए मांग की गई, जो किस में गई? स्वराज विधेयक में गई। फिर इसके बाद एक आई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट, 28 अगस्त 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी बखूबी डिमांड की थी कि हमारे मौलिक अधिकार होने चाहिए, हमारे भारत के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए, ये इसमें बात कही गई थी। फिर इसके बाद अगर तीसरी बात अगर देखें, जो मेरा कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें भी डिमांड की गई थी कि हमारे मौलिक अधिकार, डोमिनियन स्टेट वगैरह की यहाँ पे बात की गई थी। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो 1931 में क्या मौलिक अधिकार की बात की गई कराची अधिवेशन। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं मूल अधिकार से संबंधित समिति। देखिए यहाँ पे मूल अधिकार संबंधित एक समिति बनाएगी। जब आज़ाद हो गए, भारत आज़ाद हो गया, तो यहाँ पे जब संविधान बन रहा था, ठीक है ना, तो उसके लिए समिति की बात की गई। तो समिति यहाँ जो बनाई गई वो किसकी अध्यक्षता में रहे? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और इसको तैयार किया वो समिति, है ना, अध्यक्ष जो रहे JB कृपलानी साहब ने इसको तैयार किया था। ठीक, ये बात है आप रखेंगे। तो ये इसका मूल अधिकार संबंधित समिति हो गई। फिर इसके बाद इसकी विशेषताएं देखते हैं। किसका? देखिए कोई भी राइट है तो उसके कुछ, है ना, क्या होंगे? विशेष, है ना, विशेषताएं होंगी, कोई ना कोई उसकी विशेषताएं बिल्कुल होंगी। ठीक, तो विशेषताओं में अगर देखें तो हमने क्या देखा है कि इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। कैसी प्रकृति इसकी? नकारात्मक प्रकृति है। नकारात्मक कहने का मतलब है कि
राज्य भी, कोई भी राज्य, कोई भी संस्था, ठीक है ना, भारत एक ना राज्यों का संघ है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसको राज्य, या हम कोई भी संस्था मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारी एक संस्था है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते हैं कि केवल हम, है ना, मुस्लिम धर्म के लोगों को शिक्षा हिंदू धर्म के लोगों को शिक्षा देंगे, ठीक है ना, या केवल हम जो है ना पंजाबी धर्म के लोगों को शिक्षा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। या हम शिक्षा, है ना, सीमित लोगों को देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा पाना हमारा एक राइट है, और वो भी क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ना। किसी घाट, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ठीक है ना, पूजा अर्चना, ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे राइट दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। तो राज्य, या समझना ना, राज्य इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी घाट पे जाना चाहें, किसी अस्पताल में जाना चाहें, तो राज्य मतलब कोई संस्था, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई भी संस्था होगी तो इस पे क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं लगा सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि नकारात्मक है, नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नकारात्मक समझते हो? राज्य किसी को शिक्षा से वंचित नहीं करेगा, राज्य किसी के धर्म पर, है ना, निर्वाध नहीं करेगा, रोकेगा नहीं उसको। राज्य, है ना, किसी तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान काल में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले में 7 मौलिक अधिकार मिले थे, तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं, हमें आज़ादी, हमें बोलने की आज़ादी, है ना, हमें कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी, हमें कहीं बसने की आज़ादी, ठीक है ना, हमें कहीं जाने की आज़ादी, किसी घाट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, होटल, कहीं भी जा सकते हैं, अस्पताल में जा सकते हैं, तो कोई भी संस्था हमें क्या नहीं करेगा, रोक नहीं लगाएगा। तो ये क्या है? नकारात्मक, नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब ये क्या है? नकारात्मक। तो मौलिक अधिकार मेरे कैसे हैं? नकारात्मक है। देख लीजिए यहाँ पे, राज्य के नागरिकों को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? नागरिकों को प्रदान करता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक। तो ये क्या है? नकारात्मक है। फिर एक हमने इसकी विशेषता देखना, इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका अर्थ क्या है? है ना, इसका अर्थ क्या है कि क्या कह रहा है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का मतलब ये है कि यहाँ पे जनता है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। किसको पावरफुल बनाया गया? जनता को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की क्या है? स्थापना है मेरे यहाँ। क्योंकि हमने पॉलिटी में शुरुआती दौर में हमने प्रस्तावना पढ़ाया था, उसमें बताया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो ये क्या है हमारा? समझ में आ रहा कि नहीं? हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग सबसे पावरफुल कौन है? जनता है, ठीक। तो जनता ने क्या बनाया? संविधान बनाया। इतनी बात समझ में आई? तो ये कैसा? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वेरी गुड, इतना समझ गए हम। फिर क्या कह रहा? बाध्ययोग न्यायोचित, मतलब एक तरीके देखा जाए तो हमें क्या कहा रहा? हमने क्या कहा? बाध्ययोग न्यायोचित। तो संविधान हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें गारंटी भी देता है, बाध्ययोग है और न्यायोचित। मतलब अगर मेरा राज्य कोई भी हनन करती है, कोई भी संस्था, फिर से बात कर रहा हूँ, कोई भी हनन करता है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे बाध्ययोग भी है, न्यायोचित, मतलब न्यायालय में हम इसका पिटीशन दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। मुझे कोई सड़क से नहीं निकलने दे रहा, मान लीजिए सपोज दैट हमें कोई सड़क से नहीं निकलने दे रहा, या हमें कोई शिक्षा नहीं लेने दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गारंटी दी गई है, किसको? नागरिकों को। क्या? मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई हमारे संविधान में। और क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। अगर इसका सीधा साधा अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो अनुच्छेद 32 है, और बेटा अगर हाई कोर्ट में देखें तो अनुच्छेद 226 है। क्या है? 226, 32, 226 दोनों प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारी। अगर हमारा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, मुझे कोई शिक्षा नहीं लेने दे रहा, या मुझे कोई अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं करने दे रहा, तो उसके लिए हम अनुच्छेद 32 का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहाँ से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। इतनी बात समझ आई? तो क्या करा? बाध्ययोग न्यायोचित, मतलब ये न्याय योग्य है। क्या है? कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इन्फोर्सिबल है, ये न्याय योग्य है। आप समझ गए होंगे। फिर क्या कह रहा? असीमित नहीं है। देखो यहाँ की बात कह रहा, क्या? असीमित नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? असीमित नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? अनलिमिटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे निर्बंधन भी किया जा सकता है। फिर क्या कह रहा? राज्य, देखो यही बात को क्लियर, राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्त मतलब राज्य क्या कर सकती? युक्त प्रतिबंध लगा सकती। युक्त मतलब क्या है? कि राज्य अगर देखेगा कि कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, कुछ ऐसी समस्याएं राज्य में क्रिएट होती हैं, राज्य मतलब सरकार, विधायिका, है ना, विधानमंडल, या राज्य की हो चाहे वो आपकी केंद्र की हो,
है ना, राज्य का विधानमंडल हो चाहे आपका केंद्र का विधानमंडल हो, विधायिका हो, तो ये क्या कर सकती है, युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं। क्या कर सकती हैं, युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं आ जाएं तो युक्त युक्त प्रतिबंध बना सकती हैं। कुछ विशेष राइट दिए गए हैं वहाँ पे ये नियंत्रण कर सकती है, इसको प्रतिबंध लगा सकती है। कौन, ठीक है ना, तो ये कर सकती, स्थायी नहीं है। क्या बोल रहा, स्थायी नहीं है। क्या बोल रहा है, स्थायी नहीं है। समझ मारा कि नहीं, स्थायी मतलब जो निलंबित भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपातकाल इसका एक सीधा सा उदाहरण देख सकते हैं। स्थायी नहीं है ये छीने भी जा सकते हैं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं छीने जा सकते, कुछ समय के लिए छीने जा सकते हैं। ये क्या है, स्थायी नहीं है। फिर क्या है, राज्य आपातकालीन निलंबित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये देखिए स्थायी नहीं है, बिल्कुल नहीं स्थायी। और क्या कर सकती है, राज्य आपातकालीन निलंबित कर सकती है। तो आपातकालीन स्थिति में आप जानते हो अनुच्छेद, ठीक है ना, 352, 356, 360, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, निलंबित कर सकती है। मैं राज्य के, ये राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। राज्य के विरुद्ध कैसे, अगर राज्य किसी को, मान लीजिए कोई भी संस्था है, हमें होटल पे नहीं जाने दे रहा या हमें घाटों पे नहीं जाने दे रहा, तो ये एक तरीके से देख सकते हैं ये क्या है, राज्य के विरुद्ध भी है। फिर क्या कह रहा है, व्यक्तियों के विरुद्ध भी, किसके विरुद्ध भी है, व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण है। क्या है, व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण है। अगर यहाँ पे देखें राज्य के विरुद्ध अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 14, 15, 16 इस तरीके दिखाई देंगे, तो ये राज्यों के विरुद्ध भी है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। तो व्यक्तियों के विरुद्ध भी अक्षर इसका देखा जाए तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 17 इसका सीधा सा उदाहरण है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा, कुछ अधिकार नकारात्मक भी हैं, नकारात्मक प्रगति के हैं, कुछ सकारात्मक प्रगति के हैं। ठीक, तो नकारात्मक प्रगति के आप समझ सकते हैं, नकारात्मक प्रगति कैसे हैं, कुछ ऐसे जो विशेष हमें राइट मिले हैं, जो विशेष अधिकार हैं, ठीक है ना, उनका अगर राज्य दोहन करता है, कोई भी संस्था दोहन करती है, तो उस पर क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इन्हें नकारात्मक है, नहीं कर सकती राज्य ऐसा। और कुछ सकारात्मक है, कुछ क्या है, सकारात्मक है। तो यहाँ पे कुछ सकारात्मक दिखाए, कुछ ऐसे अनुच्छेद 17 फिर यहाँ पे नजर आ रहा, तो ये प्रोटेक्शन कर रहा है एक तरीके से। ठीक, तो इस बात को समझ गए। फिर क्या करा, मूल संविधान में अनुच्छेद, मूल संविधान में कितने भाग हुआ करते थे, ठीक, कितने अधिकार हमें थे, सॉरी कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे हमारे मूल संविधान में। कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे। बाद में क्या काम किया कि जो आगे चल के हुआ क्या कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, 7 हमारे मूल अधिकार हुआ करते थे, तो संपत्ति का अधिकार था उसको निश्चित कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसको हटा के हमने क्या कर, एक नया संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन। क्या किया, 44वां संविधान संशोधन तहत 1978 में हमने जो अनुच्छेद 31 था, ठीक है ना, अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, और 19F, इन दोनों को यहाँ से हटाकर कहाँ डाल दिया, भाग 12 में रखा। और अनुच्छेद कितना, 300 का या 300A में इसको हमने रख दिया। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले था कि हमें संपत्ति रखने का अधिकार था, तो इसमें कोई आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कैसे भी कर लो, काला बाजारी से या है ना मानव तस्करी से, किसी भी तरीके से आप अगर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो पहले के समय में 1978 से पहले जांच के दायरे में नहीं आ सकता था, आपसे टैक्स नहीं लिया जाता, या अपनी ना जांच के दायरे में नहीं आएगा तो जांच के दायरे में संपत्ति जितनी भी बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हुआ क्या कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसे विधि का अधिकार बना, मतलब कानून के दायरे में ला दिया गया। किसके दायरे में ला दिया गया, कानून के दायरे में ला दिया गया। मतलब अगर आपने संपत्ति किसी तरीके से बढ़ा ली है ना, 400 BC थे, तो आपकी संपत्ति को ना सरकार क्या जांच करेगी और उसको हड़प सकती है, नीलाम कर सकती है, ठीक है ना। और आपके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत आपके ऊपर कानूनी तरीके से आपको जो है जेल भी किया जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप कहाँ से धन ला रहे हो, जांच होगी, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कहाँ से धन लाए हो। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, मूल संविधान में 7 थे, फिर बाद में हमने एक को हटाकर किसमें कर दिया, भाग 12, 300 का में विधि का अधिकार बना, कानून के दायरे में ला दिया। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ गए। तो वर्तमान काल में कितने हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। कितने हैं, 23 से 24 मेरा क्या है, शोषण का अधिकार है। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए धर्म की आज़ादी, इसमें क्या दिया है, स्वतंत्रता। पहला मेरा क्या है, समानता, 14 से 18 इक्वलिटी, समाज में समानता रहनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर क्या, स्वतंत्रता, मुझे आज़ादी दी गई है। 19 से 22 में क्या दी, आज़ादी, व्यापार, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और
में दिया गया। तो 20-21 हमारे कभी निलंबित नहीं होते, ध्यान रखना यहाँ पे जो 20-21 है ये कभी निलंबित नहीं होते, आपातकालीन लग जाए तब भी ये निलंबित नहीं होते हैं। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा शोषण नहीं कर सकता है कोई भी, है ना। इसमें सुकुमार जो बालक हैं या 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लेबर या कल कारखानों में काम नहीं किया जा सकता है, इनका शोषण नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से इसमें राइट दिए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्म की अपनी अपनी आज़ादी है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से सबको अधिकार दिया गया है। किससे? 25 से 28 में आप देखेंगे तो धर्म की आज़ादी हमें, हमारा धर्म हम अपने तरीके से मना सकते हैं। जो भी हमारा धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है सारे के सारे उनको अपने अपने राइट्स दिए गए। ठीक, इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृत, देखिए यहाँ शिक्षा संस्कृत 29-30 दिया गया। इसमें जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में वर्णन किया गया, उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है, इस तरीके राइट दिया गया है। फिर संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32, आप जानते हैं अम्बेडकर साहब ने क्या बताया था, संवैधानिक उपचारों को अधिकार क्या गया, संविधान की आत्मा और हृदय का, इसको किसको, अनुच्छेद 32 को। तो ये उपचारों का देखो यहाँ से हमने देखा था अनुच्छेद 32, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये जो देखा है मौलिक अधिकार, तो इसको हम जारी रखेंगे, इसका पार्ट अगला और डालेंगे और जितने भी हो जाएंगे सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर बता देंगे। ठीक, तो आप लोग जो है इसको खूब अच्छे से, है ना, शेयर करिए लोगों में और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद।